Bismillahirrahmanirrahim. Today we have lecture number 25 of formal methods in software engineering. लास्ट लेक्चर में हमने डिफरेंट टाइप की जो इंडस्ट्रियल केसेस थे उनको डिस्कस करना स्टार्ट किया था कि फॉर्मल मेथड्स का इंडस्ट्री के अंदर और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड में जो रियल प्रॉब्लम्स हैं वो कौन कौन से हैं और हम इन मेथड्स को फॉर्मल स्पेसिफिकेशन उनके लिए किस तरह डिफ़ाइन करते हैं, किस तरह लॉजिक बिल्ड करते हैं, फॉर्मल मेथड बनाते किस तरह हैं, ठीक है, उसका इंडस्ट्रियल यूज़ क्या है, ठीक है, उसमें आपके बेसिक जो टू टाइप्स के लॉजिक थे कि एक आपका जो प्रीडिकेट कैलकुलस या प्रीडिकेट लॉजिक क्या होता है, आपका प्रपोजिशनल कैलकुलस या प्रपोजिशन लॉजिक क्या होता है। तो ये जितनी भी चीज़ें थी, ठीक है, और फिर उनको यूज़ करते हुए हमने अपनी डिफरेंट लास्ट क्लास में अपनी गेम्स की एग्जांपल देखी थी कि हम तो वो जो केस स्टडीज़ थी उसमें हमने ये देखा था कि हमारे पास जितनी भी स्पेसिफिकेशन डिफ़ाइन हो रही हैं, जितनी भी स्पेसिफिकेशन डिज़ाइन हो रही हैं वो यूजिंग फॉर्मल मेथड्स ही हो रही हैं, ठीक है। तो हमने इंडस्ट्री की डिफरेंट लैंग्वेज देखी थी कि फॉर्मल मेथड्स को इंडस्ट्रीज के साथ किस तरीके से डिफ़ाइन किया जा सकता है, किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है और फॉर्मल मेथड के क्या क्या रूल्स हैं, क्या क्या रेगुलेशंस हैं, क्या क्या डेफिनेशंस हैं, ये सारी चीज़ें हमने अपनी जो हमारी लास्ट क्लास थी उसमें डिस्कस किया था। तो आज हम वहीं से अपने उसी लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे क्योंकि उसमें हमने अभी काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल्स और भी देखनी है। तो वहीं से हम आज इसको इंशाअल्लाह कंटिन्यू करते हैं। लास्ट जो हमने अपना लेक्चर कंप्लीट या एंड किया था वो हमने किया था कि प्रॉब्लम्स विद ट्रूथ टेबल, कि हमने उसमें ये इन चीज़ों को डिस्टिंग्विश किया था कि ट्रूथ टेबल के जो प्रॉब्लम्स हैं वो कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं और उन प्रॉब्लम्स को किस तरीके से रेक्टिफाई किया जा सकता है और किस तरीके से मिनिमाइज़ किया जा सकता है। तो हमने उसमें ये डिस्कस किया था कि एनी प्रॉब्लम विद द ट्रूथ टेबल, ठीक है, नंबर 1, और परफॉर्म गुड व्हेन द नंबर ऑफ, यानी उस पर हमने जो थम ऑफ लॉज या उस लेक्चर की अगर आप समरी कह लें या कंक्लूजन कह लें या प्रेसी कह लें तो वो क्या थी, हमने वहाँ पे कुछ रूल्स डिफ़ाइन किए थे। वो रूल्स या हमने वहाँ से कुछ कंक्लूजन की थी। वो कंक्लूजन क्या थी कि परफॉर्म गुड व्हेन द नंबर ऑफ proposition is small but if the number of proposition is large then, यानी अगर स्मॉल है तो गुड है, अगर लार्ज है तो फिर क्या करना चाहिए। सेकंड हमने ये कहा था कि इन ट्रूथ टेबल नंबर ऑफ रोज डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ वेरिएबल्स। इफ वी हैव 2 वेरिएबल्स देन, अगर हमारे पास टू वेरिएबल्स हों तो फिर हमें क्या करना चाहिए। Another method is to build logical argument using detection rules, ठीक है। तो अब जितने भी हमारे पास रूल्स हैं, लॉजिकल रूल्स हैं, फिर हमें क्या करना चाहिए। तो ये हमने 3 उसमें अपनी कंक्लूजन फाइंड की थी कि फर्स्ट वाले जो है कि अगर आपके नंबर ऑफ जो प्रोपोजिशन इस्तेमाल हो तो फिर क्या करना चाहिए आपको। सेकंड हमने कहा था कि जो आपके ट्रूथ टेबल्स हैं, ठीक है, उनकी नंबर ऑफ रोज जो हैं वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ वेरिएबल्स के ऊपर। और थर्ड हमने कहा था कि हम इसमें लॉजिकल आर्गूमेंट जो अपने बिल्ड करते हैं उसमें हम अपने डिटेक्शन रूल्स को यूज़ करते हैं। तो ये हमने जो प्रॉब्लम से या जो हमारी कंक्लूजन थी यूजिंग ट्रूथ टेबल्स, ठीक है, वो ये 3 रूल्स थे। तो आज हम इसे आगे कंटिन्यू करते हैं। तब आप देखें कि कुछ नेक्स्ट जो हमारे पास सम यूज़फुल एक्सपेंसेस, अब हम जो इसमें यूज़ करते हैं इसमें आप देखें कि हमारे पास डिफरेंट लॉज, यानी इस टेबल में ये आपका एक्सपेंस है और ये इसका नेम है, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पे ये 2 टेबल्स हैं। अब हम इनके डिफरेंट जो आपके लॉज हैं वो देखते हैं। हम यहाँ पे कहते हैं पी एंड टी, ठीक है, ये क्या है पी और इसको हम, और पी आर एफ, तो ये भी क्या है पी, तो हम इसको क्या कहते हैं, इसको हम आइडेंटिटी लॉ कहते हैं। कि ये जब भी हम बात करेंगे कि आपका आइडेंटिटी लॉ क्या है या आपका आइडेंटिटी लॉ किस तरह यूज़ हो रहा है या वो किस तरह इम्प्लीमेंट हो रहा है, तो उसके लिए ये आपके 2 स्टेप्स हैं। देन आपके पास
डिफरेंट डोमिनेशन लॉज हैं। डोमिनेशन लॉज में पी आर टी इक्वल टू टी या पी एंड एफ इक्वल टू एफ, तो ये हमारे पास डोमिनेशन लॉ है, ठीक है। और फिर हमारे पास जो है वो इसी तरह जो आपका डेपोटेंट आपका लॉ बनता है उसमें पी आर पी एंड पी, ठीक है। इसी तरह आपके पास डबल नेगेशन लॉ है कि देन नेगेशन देन दिस, फिर आपके पास कम्यूटेटिव लॉज हैं। तो ये हमारे पास डिफरेंट लॉज हैं और ये उनकी जनरल मैथमेटिकल इक्वेशंस हैं, जिन मैथमेटिकल इक्वेशंस को हम यूज़ करके हमने लॉज को डिफ़ाइन किया हुआ है और उन लॉज को हम, ठीक है, यहाँ पे यूज़ करते हैं। इक्वेश पे आप देखें इसी तरीके से आपके पास यहाँ पे एसोसिएटिव लॉज है, आपके डिस्ट्रीब्यूटेड आपके लॉज है, यानी आप यहाँ पे देखें एसोसिएटिव में क्या है कि पी आर क्यू आर, तो आपने इसको पी आर क्यू और आर कर दिया, इसको आपने पी एंड क्यू एंड आर था तो इसको आपने पी एंड क्यू और इसको आपने ओपन करके एंड कर दिया, तो इस लॉ को हम एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। देन हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड लॉस है। डिस्ट्रीब्यूटेड लॉस में क्या है कि पी आर फिर हमने क्यू एंड आर कर दिया इज इक्वल टू पी आर क्यू एंड पी आर आर कर दिया और फिर हमने यहाँ पे कह दिया पी एंड देन क्यू आर देन इज इक्वल टू पी एंड क्यू आर पी एंड आर, इसको हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कह दिया, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो इसमें नेक्स्ट लॉ आता है जिसको हम डी मॉर्गन लॉज कहते हैं। डी मॉर्गन लॉज के अंदर आप देखें कि P एंड Q इज इक्वल टू P एंड Q, तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास डी मॉर्गन लॉज है, ठीक है। यहाँ पे हमने अपनी नेगेशन यूज़ की, फिर P एंड Q किया, फिर नेगेशन P आर नेगेशन Q, तो ये आपका डी मॉर्गन लॉ है, ठीक है। फिर आपके पास आपका नेगेशन लॉज है। तो ये जितने भी लॉज हैं हमारे पास ये सारे के सारे डिफरेंट इक्वेशंस हैं। हम जब भी अपनी फॉर्मल स्पेसिफिकेशन लिखते हैं या हम जब भी अपना फॉर्मल मेथड डिफ़ाइन करते हैं, इन तमाम लॉज को हम मैथमेटिकल तरीके से कंप्यूट करके अपने सिस्टम के साथ इंटीग्रेट करके अपनी फॉर्मल मेथड को डिफ़ाइन करते हैं। तो ये जितने भी यूज़फुल इक्वेशंस हैं, जितने भी आपके यूज़फुल लॉज हैं, ये सारे के सारे आपको पता होने चाहिए, क्योंकि हम जब अपनी मैथमेटिकल इक्वेशन डिफ़ाइन करेंगे, हम अपनी नोटेशन डिफ़ाइन करेंगे, तो वहाँ पे ये सारे के सारे यूज़ होंगे और हमें सारे जो पता होने चाहिए कि हम इसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास जो है, अब ये आप देखें कि हमने यहाँ पे 2 टेबल लिए हैं, एक हमने टेबल नंबर 7 और एक टेबल नंबर 8 का है। इसको हमने क्या है, लॉजिकल इक्विवेलेंस इन्वॉल्विंग कंडीशनल स्टेटमेंट्स। अब यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं, ये जो टेबल हमने बनाया है इसमें इसको हमने कंडीशनल स्टेटमेंट्स के साथ बनाया है, जबकि हमने ये जो टेबल बनाया है कि लॉजिकल इक्विवेलेंस इन्वॉल्विंग बाय कंडीशनल्स, ठीक है। ये बाय कंडीशनल्स है और ये कंडीशनल्स है। तो अब इसमें ये आपके पास जितनी भी स्टेटमेंट्स है पी क्यू की है, ठीक है, तो फिर अब देखें इसमें नॉट पी आर क्यू आ गया, पी एंड क्यू नॉट क्यू एंड पी आ गया। तो ये जितने भी रूल्स हैं, ये जो दोनों टेबल्स हैं, इसमें हमने 2 डिफरेंट टेबल्स और वो हमने अपनी रिक्वायरमेंट्स पे रख दिया है कि हमारी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, हमारी स्पेसिफिकेशन क्या है, ठीक है, हमें रिक्वायर्ड क्या है। हम उसकी बेसिस के ऊपर अपनी कंडीशनल स्टेटमेंट्स और अपनी बाय कंडीशनल स्टेटमेंट्स को डिफ़ाइन करते हैं और इन दोनों को हम अपने डिफरेंट टेबल्स में पुट करके वहाँ से फाइंड करते हैं कि हमारे लिए कंडीशनल स्टेटमेंट बेहतर है या हमारे लिए बाय कंडीशनल बेहतर है या कौन सी बेहतर है, और हम उनको किस तरीके से सिस्टम के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये कुछ हमारे पास 2 टेबल्स हैं जो हम इसी लेक्चर के जो नेक्स्ट स्लाइड्स में इन लॉज को, इन कंडीशंस को अपनी जो एग्जांपल्स हैं उसमें यूज़ करेंगे, तो फिर आपको ये ज़्यादा बेहतर तरीके से सारी चीज़ें समझ आएंगी कि ये जितने भी टेबल्स हैं, ये जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं, इनकी इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से हो रही है या ये सिस्टम के साथ आपकी इंटीग्रेट कैसे हो रही है, सिस्टम के साथ आपकी इम्प्लीमेंट किस तरह हो रही है, ठीक है। इसको भी हम सारे को इंशाल्लाह देखते हैं।
अब हम इनको प्रूव करते हैं कि प्रूफ, ठीक है, यूजिंग इक्विवेलेंस, ठीक है। अब हम यानी इन तमाम को हम देखें किस तरह करते हैं कि ए इफ़ ओनली एंड इफ़ ए, ठीक है, इम्प्लिकेशन एच, देन अब यहाँ पे आपने ये कौन सा रूल लगाया है। अब अगर आप बैक साइड में जाएं तो आपको ये रूल यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। इसलिए मैंने कहा था कि ये जितने भी इस टेबल में जितने भी रूल्स हैं इन तमाम को हमने आगे मैथमेटिकल जो है प्रूव किया है, लिंक किया है और सिस्टम के साथ इंटीग्रेट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमने लॉ लगा दिया, देन हमने क्या, ए नॉट ए आर एच, उसका लॉ। अब ये जो जितने टेबल्स हैं यहाँ से हमने देखा है कि इसका मैथमेटिकल प्रूफ क्या था, या इस कंडीशन के इक्विवेलेंट कौन सी कंडीशन है जो उसमें वेरीफाई होगी या जो उसके साथ लिंक होगी या जो उसके साथ इंटीग्रेट होगी, वो हमने यहाँ से देखा है। देन आप देखें ए एंड नॉट ए आर एच आर नॉट एंड नॉट ए, यानी आप ये देखें कि यहाँ पे ये जितनी भी इंटीग्रेशन है ये हमने बात की है नॉट ए एंड नॉट, फिर ये नॉट ए आर एच। अब हम यहाँ पे देखें ए एंड नॉट ए आर एच, तो इसका जो लॉ था उसकी जो इक्वेशन थी वो हमने उसी टेबल से पिक किया और हमने इसको यहाँ पे इंटीग्रेट कर दिया। देन ए एंड नॉट ए आर ए एंड एच, इस पे हमने अपना बैक स्लाइड में ये जो आपके पास डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ था इस लॉ को इम्प्लीमेंट कर दिया। फिर जो आपके पास फॉल्स की कंडीशन थी कि फॉल्स आर ए एंड एच, देन ए एंड एच, और फिर नॉट ए एंड नॉट ए आर एच, यहाँ पे हमने अपना डी मॉर्गन्स लॉ लगा दिया। तो वो जितने भी हमने लास्ट स्लाइड्स में अपने लॉज देखे हैं उन लॉज की जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो इंटीग्रेशन है, वो हम इस सिस्टम के साथ कर रहे हैं। नॉट ए एंड ए नॉट एच, इस पे हमने अपना एसोसिएटिव लॉ यूज़ किया है। देन हमने नॉट ए एंड नॉट एच, इसमें हमने अपना नेगेशन लॉ यूज़ किया है। फॉल्स एंड नॉट एच, ठीक है, और देन फॉल्स। तो ये हमने सारे के सारे अपने डिफरेंट मैथमेटिकल जो है प्रूफ्स हैं, जो हमारी इक्विवेलेंस है, वो हमने सारी की सारी इन डिटेल यूज़ की हैं। इसके बाद अब इसको यूज़ करते हुए तो आपकी क्या चीज़ें प्रूव हुई हैं, ए इफ़ एंड ओनली इफ़ नॉट ए आर एच, ये हमने एक लॉ प्रूव किया है। ए एंड एच आर फॉल्स है और ए एंड एच है। तो ये हमने अपनी उस टेबल से जितनी भी हमारी मैथमेटिकल इक्विवेलेंस थी उनको यूज़ करते हुए हमने इसको प्रूव किया है फॉर द फॉर्मल मेथड्स। देन हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है रूल फॉर इन्फ्रेंस एंड लॉजिकल डिटेक्शन। नेक्स्ट जो हमारे पास जो डिफरेंट रूल्स हैं वो इन्फ्रेंस के हैं और लॉजिकल डिटेक्शन के हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन रूल्स में क्या है कि अब ये जो है ये हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है, इसमें इंट्रोडक्शन रूल्स में क्या है कि इफ़ टू प्रोपोजिशन इज गिवन, देन अगर आपके पास कोई सी टू जो है पी क्यू गिवन है और पी एंड क्यू आपने कंक्लूड करना है, यानी आप इसके अंदर जो P और Q है वो आपको गिवन है और जो P और Q है इन दोनों को आपने कंक्लूड करना है। इफ़ वन प्रोपोजिशन इज गिवन देन P डिवाइड बाय P एंड Q डिवाइड बाय P एंड Q। इफ़ P इज़ ट्रू देन P एंड Q इज़ ट्रू, यानी अगर यहाँ पे P ट्रू है तो फिर आपके पास P और Q वो भी दोनों ट्रू होंगे। यानी इस केस में आप देख रहे हैं कि इफ़ P इज़ ट्रू देन P एंड Q इज़ आल्सो ट्रू। अनदर then Q डिवाइड बाय, ठीक है, which implies Q, if Q is true then P will always true, P not matter। तो ये हमारे पास कुछ फर्दर रूल आपके रूल्स हैं जो इन्फ्रेंस और लॉजिकल डिटेक्शन के लिए यूज़ किए जाते हैं और उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं। देन हमारे पास नेक्स्ट जो इसमें रूल है वो आपका एलिमिनेशन रूल है। एलिमिनेशन रूल्स के अंदर क्या कहते हैं कि चीज़ों को एलिमिनेट करना है, इक्वेशंस को एलिमिनेट करना है ऑन द सर्टेन लॉजिक्स, ठीक है, सर्टेन प्री डिफाइंड लॉजिक्स या सर्टेन प्री डिफाइंड रूल्स के ऊपर आप उस पर अपने एलिमिनेशन रूल को यूज़ करते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पे क्या है,
P and Q is divided by P and P and Q divided by Q. If P and Q is true then P is true. यानी अब इस कंडीशन हम क्या कह रहे हैं, अगर P और Q ट्रू है तो then P भी आपका ट्रू है, और if P is true and P which implies Q is also true, so Q has to be true. अब हम इसमें देखें कि P implies Q and divided by Q is, if your assumption is false then you can conclude anything P not P divided by false और false divided by P. ठीक है, ये सारे की सारी हमारे पास क्या है, इसको हम अपना एलिमिनेशन रूल्स कहते हैं. हम जब भी अपने एलिमिनेशन रूल यूज़ करते हैं तो वो हम अपने इस तरीके से यूज़ करते हैं जहाँ पे हम अपनी इन्फ्रेंस और अपनी लॉजिकल डिटेक्शन यूज़ करते हैं. इस तरीके से हम अपने डिफरेंट एलिमिनेशन रूल्स को इंटीग्रेट कर सकते हैं सिस्टम के साथ. अब यहाँ पे जो हमारे पास कुछ इम्पोर्टेंस रूल हैं वो क्या है कि प्लेज इम्पोर्टेंट रोल इन लॉजिक कंट्रडिक्शन. देखें, अब असल में ये सारे रूल्स हैं, लॉज हैं, आपने इसके 2 टेबल देखे हैं. ठीक है, बहुत सी इक्वेशंस हैं, बहुत से लॉज हैं, लेकिन जो इन तमाम में जो प्रॉब्लम जनरेट होता है या जो आपका प्रॉब्लम है वो ये है कि आप जब आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर आप सिस्टम की जो है वो स्पेसिफिकेशन राइट कर रहे हैं या आप अपने प्रूफ्स कर रहे हैं, तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किस कंडीशन में मैंने कौन सा लॉ इसमें यूज़ करना है, कौन सा लॉ मैंने इम्प्लीमेंट करना है. जिस तरह हम अपनी सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग में जब आप अपनी स्पेसिफिकेशन लेते हैं तो आपके बहुत से मॉडल होते हैं. जब आप उसको डिज़ाइन करते हैं तो बहुत से मॉडल होते हैं. वाटरफॉल मॉडल है, इंक्रीमेंटल मॉडल है, ठीक है, आपका बोएम मॉडल है, स्पाइरल मॉडल है. तो वो जितने भी मॉडल्स हैं, अब आपको उन तमाम मॉडल्स के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज पता होते हैं, तो आप कहते हैं कि ये आपकी जो आपने सिस्टम डिज़ाइन करना है, जो सिस्टम आपने बनाना है, उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो ये रिक्वायरमेंट्स हैं, और इन रिक्वायरमेंट की बेसिस के ऊपर आपने किस तरह का सिस्टम बिल्टअप करना है, तो वहाँ पे आपको पता होता है. इसी तरीके से यहाँ पे हम अपनी जितने भी ये रूल्स को यूज़ कर रहे हैं, रूल्स को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि किस केस कंडीशन में आपने कौन सा रूल यूज़ करना है, आपकी इन्फ्रेंस कहाँ पे यूज़ होगी, आपकी लॉजिकल डिटेक्शन कहाँ पे यूज़ होगी, आपकी इम्प्लीमेंटेशन किस तरह होगी. ये जितनी चीज़ें हैं ये सारी की सारी इन तमाम चीज़ों को एग्जैक्टली यूज़ करना आपको पता होना चाहिए. अब हमने if your assumption is false then no matter whatever you concluded, example implication preconditions. ठीक है, यानी ये यहाँ पे जो हमने रूल्स हैं या जो हमने इसकी प्रेसी डिफाइन की है वो बेस ऑन 2 रूल्स. ठीक है, फर्स्ट हम क्या कह रहे हैं इसके अंदर, फर्स्ट हम इसमें ये बात कर रहे हैं कि प्लेस इम्पोर्टेंट रोल इन लॉजिक एग्जाम्पल कंट्रडिक्शन. एंड सेकेंड हम ये कह रहे हैं कि इफ़ योर assumption is false then no matter whatever you concluded, example implication preconditions. ठीक है जी, तो इन रूल्स की बेसिस के ऊपर हम अपने इन्फ्रेंस और जो लॉजिकल डिटेक्शन होती है वो हम बेस कर रहे होते हैं और उनको रन कर रहे होते हैं. नेक्स्ट है आपके पास कि डज द सुपरमैन एग्जिस्ट. अब ये देखें, ये अब आपके पास अब आपको उन रूल्स की समझ आएगी. अब हम थोड़ी सी एग्जांपल्स की तरफ जा रहे हैं. ठीक है ना, तो अब आपको जितने भी हमने लॉजिकल डिटेक्शन के रूल्स पढ़े हैं, जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं, उनकी हम थोड़ी सी एग्जांपल्स करते हैं तो फिर आपको ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी कि इनकी लिंकेज क्या है. तो फर्स्ट ये आप देखें, हम क्या कहते हैं कि डज द सुपरमैन एग्जिस्ट. क्या सुपरमैन एग्जिस्ट करता है? तो आप ये देखें, इफ सुपरमैन वर एबल एंड विलिंग टू प्रिवेंट ईवल ही वुड डू सो. अगर वो ईवल को प्रिवेंट करता है तो हम क्या कहते हैं कि ही वुड डू सो. इफ सुपरमैन वर अनएबल टू प्रिवेंट ईवल ही वुड बी इनकेपेबल. इफ ही वर unwilling to prevent evil he would be malevolent. Superman does not prevent evil. If Superman exists, he is neither incapable nor malevolent. Therefore, Superman does not exist.
अब अभी देखिए कि ये हमने लॉजिकल डिडक्शन से इसका आंसर दिया है। क्वेश्चन ये था कि सुपरमैन एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। तो उसके लिए हमने अपनी स्टेटमेंट्स ली, हमने लॉजिकल लिंक्स बनाए, उन सेंटेंसेस को इंटीग्रेट किया और इंटीग्रेट करके हमने अपने स्पेसिफिक आंसर्स दिए हैं कि सुपरमैन एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, अगर करता है तो किस तरह करता है। तो एट द एंड हमने ये कंक्लूड कर दिया कि वो एग्जिस्ट नहीं करता, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो हम इस तरीके से जो अपने डिफरेंट रूल्स बनाते हैं, उन रूल्स को हम जब इम्प्लीमेंट करते हैं तो इम्प्लीमेंटेशन के साथ इसकी इंटीग्रेशन होती है। ठीक है, जब तक आप अपने सिस्टम के साथ इंटीग्रेट नहीं करेंगे इन चीज़ों को, आप तब तक उनको लिंक नहीं कर सकते, तब तक आप उनको मार्क नहीं कर सकते। आप जब तक उनकी मार्किंग नहीं करेंगे तो आप उसको प्रॉपर्ली यूज़ नहीं कर सकते। तो ये जितनी चीज़ें हैं ये है कि चेक करने के लिए कि उसका एग्जिस्टेंस रूल क्या है, उसका दूसरा रूल्स क्या है, उसकी मैनिपुलेशन क्या है, उसकी इंटीग्रेशन क्या है, उसका लिंकेज क्या है। यहाँ से हम इसको चेक करके बता सकते हैं। नेक्स्ट, अब हमने इसके लिए अब अपने जो रूल, यानी ये तो हमारे पास एक स्टेटमेंट थी, हम इसी स्टेटमेंट के तहत अब अपने रूल डिफाइन करते हैं। हम यहाँ पे सबसे पहले क्या कह रहे हैं कि डज द सुपरमैन एग्जिस्ट, क्या सुपरमैन एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इसके लिए हमने ये सारी की सारी जो है डेफिनेशन रख ली, सारी की सारी चीज़ें रख ली। अब हम यहाँ में बात करते हैं कि सुपरमैन, अब हमने इसमें अपने रूल बना दिए कि रूल फॉर इन्फ्रेंस एंड लॉजिकल डिटेक्शन। हम कहते हैं कि सुपरमैन एग्जिस्ट, इसको हमने एक्स कह दिया। फिर हम कहते हैं कि सुपरमैन इज विलिंग टू प्रिवेंट इविल, यानी अब ये जितनी भी स्टेटमेंट्स थी, इन स्टेटमेंट्स को हम अपने इन्फ्रेंस रूल या लॉजिकल रूल के साथ इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जा रहे हैं। ठीक है जी, और यहाँ हम ये कहते हैं कि अगर सुपरमैन एग्जिस्ट करता है तो ये एक्स है। सुपरमैन इज विलिंग टू प्रिवेंट इवल, तो हम इसको डब्ल्यू कहते हैं। सुपरमैन इज एबल टू प्रिवेंट इवल, ठीक है, ये विलिंग है, इज एबल, इसको हमने ए कह दिया। सुपरमैन इज मेलवोलेंट, इसको हमने एम कह दिया। सुपरमैन इज इनकेपेबल, इसको आई कह दिया। और सुपरमैन प्रिवेंट इवल, इसको हमने ई कह दिया। अब हमने इन्फ्रेंस और लॉजिकल डिटेक्शन के लिए अपने रूल्स डिफाइन करना शुरू कर दिए हैं। अब हम इन रूल्स की बेसिस के ऊपर इसको देखते हैं, आगे फर्दर देखते हैं। अब अभी देखिए, अब यही एक जो एग्जांपल है ये आपको क्लियर कर देगी कि हमने अभी जितने भी टेबल देखे हैं, हमने अभी जितने भी लॉजिकल डिटेक्शन देखी है, ठीक है, हमने उनकी जितनी भी इंटीग्रेशन देखी है, ये आपको सारी की सारी उसके साथ जो है प्रॉपर्ली लिंक करेगी और क्लियर करेगी कि वो किस तरीके से कैसे यूज़ हो रही है। यहाँ पे हमने क्या कहा है, अब अभी देखें कि ये इसके रूल से कि अगर एग्जिस्ट करता है तो एक्स है, अगर विलिंग टू प्रिवेंट इवल है तो डब्ल्यू है, अगर एबल टू प्रिवेंट इवल है तो ए है, अगर वो आपका मेल वोलेंट है तो एम है, इनकेपेबल है तो आई है, और अगर प्रिवेंट इवल है तो ई। अब हम यहाँ पे पहले समय क्या करते हैं, हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं डब्ल्यू एंड ई। हम ये अब इसमें क्या है कि सुपरमैन इज विलिंग टू प्रिवेंट इवल एंड सुपरमैन इज एबल टू प्रिवेंट इवल। ठीक है, अब हमने कह दिया विच इम्प्लाइज ई, ई को क्या है कि सुपरमैन प्रिवेंट इवल। ठीक है जी, ये हमने लिख दी। फिर हम लिखते हैं एंड नॉट ए, सुपरमैन इज एबल टू प्रिवेंट इवल। अब नॉट है तो ये इसको करेगा, ठीक है, अब इसको नेगेट कर दिए। विच इम्प्लाइज आई, आई को हमने क्या कह दिया है कि सुपरमैन इज इनकेपेबल। फिर हमने क्या कह दिया एंड नॉट डब्ल्यू, डब्ल्यू क्या है कि सुपरमैन इज विलिंग टू प्रिवेंट इवल। उसके बाद हमने क्या कह दिया है एम कि सुपरमैन इज मेल वोलेंट एंड नॉट ई मीन कि सुपरमैन प्रिवेंट इवल। एंड एक्स विच इम्प्लाइज नॉट आई और एम, आई की वैल्यू क्या है कि सुपरमैन इज इनकेपेबल, और एम की वैल्यू क्या है आपके पास कि सुपरमैन इज मेल वोलेंट। प्रूव दैट नॉट एक्स, ठीक है, कि अब यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया कि सुपरमैन एग्जिस्ट नहीं करता। लॉजिकल कंक्लूजन इज सुपरमैन डज नॉट एग्जिस्ट। तो आप ये देखें, हमने इन पॉइंट से, अब इस तरह की अगर आपको पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाए या आपके मिड टर्म में आ जाए या आपके फाइनल में आ जाए,
तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, यानी आप देखेंगे हमने इस क्वेश्चन की सबसे पहले तो हमने यहाँ पे कुछ रूल्स बनाए हैं। उन रूल्स पे हमने खुद, और ये आप खुद डिफाइन कर सकते हैं, एक्स डब्ल्यू, आप इसको कुछ भी कह लें, इट नॉट नेसेसरी कि आप यही रखें। जो भी आपके लिए कन्वीनियंट है, जो भी आपके लिए इजी है, आप उन रूल्स के ऊपर आप उनको यूज़ कर सकते हैं। इनको यूज़ करने के बाद हमने अपनी अजम्पशंस ली हैं और इन वैल्यूज़ को फिट इन की है, और हमने फाइनली अपनी जो लॉजिकल कंक्लूजन दी है, हमने उसमें ये कह दिया है कि सुपरमैन डजंट एग्जिस्ट। जो हमारे पास सुपरमैन है वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो हम इस तरीके से जो अपनी इंडस्ट्रियल चीज़ें हम इस तरीके से अपनी लॉजिक्स को बिल्ड करते हैं। अपने जितने भी हमने लॉज पढ़े हैं, जितने भी हमने लॉजिकल डिटेक्शन मेथड्स पढ़े हैं, वो हम इनको यूज़ करके हम इस तरह की जितनी भी एग्जांपल्स हैं हम उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और उनको हम प्रैक्टिकली जो है मैथमेटिकली जो है प्रूव कर सकते हैं। ठीक है जी। अब हम इसके लिए दूसरा रूल लगाते हैं कि अब आप देखें, अब यहाँ पे हमने ये मेथड 2 किया है, हम इसमें करते हैं अज्यूम एक्स। हम यहाँ पे ये अज्यूम करते हैं कि सुपरमैन एग्जिस्ट। ठीक है जी। अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि यूज एलिमिनेशन रूल टू ब्रेक नंबर 1 डाउन इनटू 5 प्रीमिसेस। अब ये देखें, ये आपके पास ये फर्स्ट स्टेप था जिसमें आपने अज्यूम किया है। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप था। इसके साथ सेकंड क्या है कि आपने अज्यूम किया है एक्स, और आप यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि यूज एलिमिनेशन रूल टू ब्रेक नंबर 1 डाउन इनटू 5 प्रीमिसेस, कि आप उसको 1 से 5 प्रीमिसेस तक लेके जाएंगे। और 3 में आप क्या कहते हैं कि W एंड A, ठीक है, विच इम्प्लाइज E, जो W और A है वो आपका E को इम्प्लाई करता है। और 4th में आप क्या कह रहे हैं कि नॉट A, ठीक है, विच इम्प्लाइज I एंड नॉट W विच इम्प्लाइज M, नॉट E एंड X विच इम्प्लाइज नॉट I और M। ये हमने अपने 7 रूल्स बनाए हैं। इनको देखते हुए नेक्स्ट देखते हैं। अब हमने यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पे तो हमने अभी तक वो चल रहा है। यहाँ पे देखें, नो एप्लीकेशन ऑफ एलिमिनेशन ऑन 2 and 7। हमने यहाँ पे क्या बात की थी कि जो 2 और 7 है, इसके ऊपर हम क्या करते हैं, हम अपनी एलिमिनेशन के रूल्स यूज़ करते हैं। और एलिमिनेशन के रूल्स यूज़ करने के लिए हम यहाँ पे ड्राइव्स करते हैं एन अदर सिंपल प्रोपोजिशन, यानी उन रूल्स को बनाते हुए हम अब अपनी प्रोपोजिशन को इंक्लूड कर रहे हैं, हम प्रोपोजिशन को लिंक कर रहे हैं। हम जब अपनी प्रोपोजिशन लिंक करते हैं तो अज्यूम एक्स और एक्स विच इम्प्लाइज नॉट आई आर एम, और यहाँ पे हमने अपना जो प्रोपोजिशन का रूल जो है, हम जिस रूल को इम्प्लीमेंट करने लगे हैं वो क्या है कि P विच अप्लाइज Q और डिवाइड बाय Q। ठीक है, ये हमने यहाँ पे अपना जो 7th स्टेप है वही किया है। नॉट IRM, नो प्रूविंग IRM विल रिजल्ट इन अ कंट्रडिक्शन। अब यहाँ पे जो I या M है, सुपरमैन इज मेल वोलेंट या सुपरमैन इज इनकेपेबल, ये हम इस चीज़ को इस तरीके से प्रूव कर रहे हैं। यहाँ पे हमने अपनी एलिमिनेशन यूज़ की है और उसको सिंपल प्रोपोजिशन के साथ लिंक करके इंटीग्रेट किया है कि आपकी जो प्रोपोजिशन है वो किस तरह लिंक हो रही है और उसकी इंटीग्रेशन किस तरह हो रही है इन रूल्स और रेगुलेशन के साथ। फिर हम क्या कहते हैं कि नाउ वी विल एनालाइज W। अब हम W को एनालाइज करते हैं कि सुपरमैन इज विलिंग टू प्रिवेंट ईवल। ठीक है, कि अब हम यहाँ पे W को डिफाइन कर रहे हैं, और जो W को हम जब यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं तो हम क्या कहते हैं कि सुपरमैन इज विलिंग टू प्रिवेंट ईवल, जिसको हम W कह रहे हैं। और फिर 5 क्या कह रहे हैं, नॉट W विच इम्प्लाइज M, अज्यूम नॉट W, ठीक है, M फ्रॉम 5 and 9। अब आपके पास जो 5 और 9 है वो आप चेक कर लें कि 5 क्या था नॉट W M, और 9 क्या था आपके पास, उसको आप देख लें कि अज्यूम नॉट W किया। अब आपने Q, फिर यहाँ पे आपने फिर सिंपल प्रोपोजिशन को यूज़ किया, Q डिवाइड बाय P एंड Q किया आपने, IRM फ्रॉम 10 इंट्रोडक्शन किया,
और फिर यहाँ पे आपने डायरेक्शन का रूल यूज़ किया, बट बी नॉट IRM, यहाँ पे आपने अपनी डायरेक्शन यूज़ की। तो अब देखें इन जितने लॉज हैं इनको हम किस तरीके से लिंक करते जा रहे हैं और अपनी इक्वेशंस को ड्राइव करते जा रहे हैं। अब जब तक आपको बेसिक लॉज नहीं पता होंगे, समझ नहीं होंगे, तो आप इस एग्जाम्पल को कर नहीं सकते। अगर वो पता है तो ये बहुत ही ईजी है, इसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको जो बेसिक लॉज हैं, जो रूल्स हैं, वो पता होने चाहिए कि उसके रूल्स क्या है, रेगुलेशंस क्या है, और उन रूल्स और रेगुलेशंस को हम पिक करके किस तरीके से इंटीग्रेट कर सकते हैं इसके साथ। देन 12 स्टेप क्या है, अज्यूम W। अब हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि नाउ टू चेक इन W ट्रू केस। अब हम यहाँ पे W को वो चेक करेंगे कि ट्रू केस के अंदर, और यहाँ पे हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है कि फॉर A ट्रू और फॉल्स, यानी जो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट पॉसिबिलिटी है वो ये है कि या तो वो ट्रू है या वो फॉल्स है। अब ये 7 लॉज हमारे पास पता है। फिर हम क्या करते हैं 13 में हम यहाँ फिर कह रहे हैं अज्यूम A ट्रू W एंड फिर आपके पास क्या आ गया, रूल 12 एंड 13 आ गया। 12 के आपके पास कि यहाँ पे हम चेक करेंगे जितने भी आपके W के ट्रू केसेस हैं उनको चेक करेंगे, और फिर आपके पास W ये आ गया। अच्छा, E फ्रॉम 3 एंड 14 W एंड A विच इम्प्लाइज E। अब इसमें हम अपने इनको चेक करेंगे। देन फॉल्स 6 एंड 15, देन नॉट E IRM फ्रॉम अगेन कंट्रडिक्शन। तो ये हमारे पास 17 हो गए। अब हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। 18 में हम क्या कह रहे हैं, अज्यूम नॉट ए। अब आप देखें 4 नॉट ए विच इम्प्लाइज I, देन I 4 एंड 18, देन 20 IRM, ये हमने फ्रॉम 90। अब ये जितनी भी इक्वेशन है आपने साथ पेपर पे लिख लेनी है, और आपने उन पेपर से उसको ड्राइव करते जाना है कि फर्स्ट क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है, फोर्थ क्या है, और फिर उसको आपस में लिंक करते जाना है। देन IRM, देन फ्रॉम 17 एंड 20 हम इसको IRM फ्रॉम 16 कह रहे हैं। देन IRM फ्रॉम 11 एंड 21, और 11 में क्या है IRM, देन फॉल्स कंट्रडिक्शन 8 एंड 22, ठीक है, नॉट IRM, देन नॉट X, और इसमें क्या कह रहे हैं कि फ्रॉम 2 एंड 23, और इसको हम अज्यूम कर रहे हैं X। ये हमारे पास 24 स्टेप हो गए। ये आप देखें अब हमने इसको प्रूव किया है 24 स्टेप्स में। हम अगर वापस जाएं तो आप ये देखें कहाँ से हमने ये एग्जांपल शुरू की थी। यहाँ से हमने स्लाइड नंबर 10 से ही शुरू की थी कि डज द सुपरमैन एग्जिस्ट। तो अब इसको प्रूव करने के लिए हमने कितनी लॉजिकल और मैथमेटिकल और डिटेक्शन रूल्स को यूज़ करके इम्प्लीमेंट करके हम अपनी कंक्लूजन की तरफ आए। और हमने इसमें आप ये देखें कि पहले हमने अपने रूल्स बनाए। नंबर 1 हमने सबसे पहले इसमें रूल्स डिफाइन किए। रूल्स को डिफाइन करने के बाद हमने उनकी पहले स्टेप में हमने उसको अज्यूम किया, सेकंड में फिर अज्यूम, थर्ड में, फोर्थ। अभी देखें सारे आपके स्टेप चलते आ रहे हैं। टोटल आपके 24 आपके स्टेप है। 24 स्टेप्स के अंदर हमने इस तमाम को इंटीग्रेट किया और लिंक करके हमने इसको जो यूज़ किया है। तो अभी देखें कि हमारे पास 24 स्टेप्स हैं जिसके थ्रू हमने इसको यूज़ किया और लिंक किया। तो अब ये इस तरह की जो एग्जांपल्स हैं ये एग्जांपल डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन इसमें जो मैथमेटिकल लॉज हैं वो आने चाहिए आपको। जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं वो पता होने चाहिए। जब आपको मैथमेटिकल लॉज और आपको रूल्स और जितनी भी उनकी रेगुलेशंस हैं जब वो पता होंगे तो फिर आपके लिए इम्प्लीमेंटेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन जब आपको वही नहीं पता होंगी तो फिर आपके लिए इम्प्लीमेंटेशन का और रूल्स को यूज़ करने का फिर आपके लिए एक इशू होगा कि हमने उसको इंटीग्रेट किस तरह करना है, उसको लिंक किस तरह करना है, उसको हमने मैनिपुलेट किस तरह करना है। तो अब हम इसके बाद नेक्स्ट एक और केस स्टडी देखते हैं, लॉजिकल प्रॉब्लम फॉर द डे। ठीक है, अब एक और केस स्टडी देखते हैं ऑन द आइलैंड ऑफ नाइट एंड डे। हमने कल भी थोड़ी सी इसके बारे में डिस्कस किया था, तो ये उससे थोड़ी सी एडवांस केस स्टडी है। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि ऑन द आइलैंड ऑफ नाइट एंड नेव्स, एक आइलैंड है जिसमें नाइट और नेव्स है। इट इज रूमर्ड कि इसकी अफवाह है दैट देयर इज गोल्ड बरीड ऑन द आइलैंड। ठीक है, वो गोल्ड से बना हुआ है। यू आस्क वन ऑफ द नेटिव ए वेदर देयर इज अ गोल्ड ऑन द आइलैंड। ठीक है, ए जो है वेदर देयर इज अ गोल्ड ऑन द आइलैंड एंड ही मेक्स द फॉलोइंग रिस्पॉन्सेज।
देयर इज गोल्ड ऑन दिस आइलैंड इफ एंड ओनली इफ आई एम अ नाइट। अगर ये मैं नाइट हूं तो फिर तो यहाँ पे गोल्ड है, अगर मैं नाइट नहीं हूं तो फिर गोल्ड नहीं है। द प्रॉब्लम इज एज फॉलोज। अब यहाँ पे हमारे पास अगर ये आपकी पेपर में आपको इतनी चीज दी होगी और ये आपसे क्वेश्चन पूछे होंगे, कैन इट बी डिटरमाइंड वेदर ए इज अ नाइट और अ नेव। ये फर्स्ट पार्ट ये है कि हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं या इसको डिटरमाइन कर सकते हैं कि ए आपकी नाइट है या नेव है। सेकंड, कैन इट डिटरमाइन वेदर देयर इज गोल्ड ऑन द आइलैंड। क्या इस आइलैंड पे गोल्ड है कि नहीं। तो ये हमारे पास टू स्टेप्स है। फर्स्ट में हम देख रहे हैं कि कैन इट बी डिटरमाइंड वेदर ए इज अ नाइट और अ नेव। सेकंड हम क्या कह रहे हैं, कैन इट डिटरमाइन वेदर देयर इज अ गोल्ड ऑन द आइलैंड, कि उस आइलैंड पे गोल्ड है कि नहीं। तो ये हमारा जो है लॉजिकल प्रॉब्लम है। अब हमने इस लॉजिकल प्रॉब्लम को किस तरह यूज़ करना है, किस तरीके से मैनिपुलेट करना है, लिंक किस तरह करना है और इंटीग्रेट किस तरह करना है, ये अभी हम इसको डिस्कस करते हैं। अब यानी आपको सबसे पहले तो इस तरह क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन का अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। यानी अगर आप को क्वेश्चन आपने अंडरस्टैंड कर लिया है तो आपने 60% सॉल्व कर लिया है। 60% मैं कह रहा हूँ, ठीक है, नॉट 20-30, 60%। और अगर आपको क्वेश्चन ही अंडरस्टैंड नहीं हुआ तो आप उसका कुछ भी नहीं कर सकते। दैट्स वाई क्वेश्चन को 2-3 दफ़ा रीड करें, केयरफुली रीड करें और उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि एग्जैक्टली स्टेटमेंट में क्या चीज़ें बताई जा रही हैं, क्या चीज़ें पूछी जा रही हैं, किन चीज़ों पे आप जो है अपने रूल यूज़ कर सकते हैं, कहाँ पे आपने assumptions यूज़ करनी है, आपने उसको इंटीग्रेट किस तरह करना है, आपने उसको लिंक किस तरह करना है। ये आपको क्वेश्चन समझने के बाद ही सारी चीज़ें पता चलेंगी। अगर आपको क्वेश्चन ही समझ नहीं आएगा तो आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं कि लॉजिकल प्रॉब्लम ऑफ द डे कि देयर इज गोल्ड ऑन द आइलैंड। हम इसको हमने क्या कहा है, इसको हमने जी कहा है कि देयर इज गोल्ड ऑन द आइलैंड, यानी इस आइलैंड में जो गोल्ड है उसको हम क्या कह रहे हैं, इसको हम जी कह रहे हैं। ए इज अ नाइट, हम इसको ए कह रहे हैं। देयरफॉर वी हैव ए विच इफ एंड ओनली इफ जी। अब देखें कि यहाँ पे हमने क्या किया है कि ए और जी, ए को हमने अगर ए ट्रू है, ये ट्रू है, तो अगर हम इसको ए जी का रूल करें तो आपके पास ये क्या आएगा, ट्रू आएगा। फिर हमने ए एच और ए को लगाया तो क्या आएगा, यहाँ पे आंसर आपका जो है ट्रू आएगा। फिर हमने अगर ये फॉल्स है, ये ट्रू है, तो ये आंसर ही फॉल्स आएगा और ये आंसर आपके पास यहाँ पे जो ट्रू आएगा। अगर ये ट्रू है, ये फॉल्स है, तो आप इसको जब यूज़ करेंगे तो फॉल्स आएगा, यहाँ भी फॉल्स आएगा। अगर आप इसको फॉल्स तो ये ट्रू और ये फॉल्स। तो ये तो हम इस जो टेबल है, जो इस टेबल के जब हमने इन रूल्स को इम्प्लीमेंट किया तो ये हमने डिफरेंट वैल्यूज हमें यहाँ से मिली है। अब हम देखते हैं फर्दर। तो नेक्स्ट जो आपका क्यूज है, ठीक है, ये मैंने वैसे स्लाइड में इंट्रोड्यूस कर दिया है, ठीक है। अब इस क्यूज के अंदर आप देखें कि हम क्या कह रहे हैं कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इनटू लॉजिकल एक्सप्रेशन, कि जो आपकी एक्सप्रेशन है इसको आप लॉजिकल एक्सप्रेशन में करें। अब वो क्या है जो हमारे पास इसमें एक्सप्रेशन है कि अली इज आइदर स्मार्ट और हॉनेस्ट बट अली इज नॉट हॉनेस्ट इफ ही इज स्मार्ट। अब देखें यहाँ पे हम कहते हैं कि या वो स्मार्ट है या वो ऑनेस्ट। साथ हम कह रहे हैं कि वो ऑनेस्ट नहीं होगा अगर वो स्मार्ट नहीं है, ठीक है। तो अब आपने इसको अपने करना है सॉल्व द पजल यूजिंग प्रपोजिशनल लॉजिक। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पीपल ऑन एन आइलैंड। नाइट जो है वो ऑलवेज टेल ट्रूथ, नेव ऑलवेज लाइज। ए सेज बी इज अ नाइट एंड बी सेज टू ऑफ अस आर ऑपोजिट टाइप्स। डिटरमाइन द टाइप्स ऑफ ए एंड बी। आइलैंड रूल क्या है, Ahmed is a knight if what he said is true and Ali is a knight if what he said is true। तो अब इस तरह के क्वेश्चंस आपके पेपर्स में, क्विज़ेस में, असाइनमेंट में आपको दिए जा सकते हैं और दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। सिर्फ आपको रूल्स एंड रेगुलेशन का पता होना चाहिए। अगर आपको रूल्स एंड रेगुलेशन का पता है तो फिर आप इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी कर सकते हैं, इसको लिंक भी कर सकते हैं, इसको इंटीग्रेट भी कर सकते हैं। फिर आपके लिए कोई इशू नहीं है इसको लिंक करना, इसको इंटीग्रेट करना और इसको इम्प्लीमेंट करना। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है एसोसिएटिविटी ऑफ इक्विवेलेंस। अब इसके अंदर हम कुछ रूल्स देखते हैं और फर्दर कि
A is equal to B and C can be evaluated as A, B and C are A, B and C if we have two numbers x and y, add them x plus y and find whether the answer is even or odd. अब ये देखें, हमने यहाँ पे एक एसोसिएटिव लॉ देखा और साथ ही मैं आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा हूँ कि अगर इफ़ वी हैव टू नंबर, ठीक है, इसमें एक x है एक y है, तो add them x plus y and find whether the answer is even or odd. तो अब हमने यहाँ पे उसका आंसर फाइंड करना है कि वो इवन है या वो odd है। अब हम इसके कुछ रूल देखते हैं, यानी आपको क्वेश्चन में फिर देख लें कि इफ़ वी हैव टू नंबर्स, ठीक है, x और y कोई भी नंबर है, w एंड z कर लें, इन दोनों को ऐड करना है और एंड फाइंड वेदर द आंसर, फिर हमने ये देखना है कि जो आंसर आ रहा है वो इवन है या ऑड है, हमने इस चीज़ को फाइंड करना है। तो अब यहाँ पे जो हमारे पास रूल्स है इवन एंड ऑड नंबर्स के, इफ़ वी हैव टू नंबर्स x एंड y, ऐड देम एंड फाइंड वेदर द आंसर इज इवन और ऑड। अब यहाँ पे हम क्या बात करेंगे, इफ़ वी हैव टू नंबर्स x एंड y, तो हमने इनको ऐड करना है, फाइंड करना है कि आंसर इवन और ऑड है। तो व्हेन द टू नंबर्स आर ऑड देन आंसर विच इम्प्लाइज इवन। अगर दोनों नंबर ऑड है, अगर देखें 1 और 1 है तो आंसर क्या होगा, इवन होगा, ठीक है। 3 और 3 6 है, 3 और 5 8 है तो आएगा इवन आएगा। तो दैट इज m प्लस n इज इवन, m इज इवन, n इज इवन, ठीक है जी, m भी इवन है, n भी इवन है, देन m प्लस n इज इवन, m इज इवन एंड n इज इवन। तो अब यहाँ से हम इसका जो अपना एक टेबल बना सकते हैं वो देखेंगे। ये हमने A B C A B फॉल्स 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 ट्रू फॉल्स देन फॉल्स 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 ट्रू देन ट्रू फॉल्स ट्रू। तो हम इस तरीके से हम अपना एक टेबल जो है वो जनरेट कर सकते हैं और उसको लिंक कर सकते हैं। देन हमारे पास जो नेक्स्ट कंसेप्ट आता है वो आता है फुल, ठीक है, वो होता है फुल एडर, ठीक है। इसको FA से नोट करते हैं हम अपने ऑटोमेटा में या अपने फॉर्मल लैंग्वेज में हम इसको FA से डिनोट करते हैं। अब आप ये देखें कि इसमें हमारे पास दो इनपुट्स आ रही है A और B, और ये एक आउटपुट C जा रही है, एक D जा रही है और फिर C, यानी 3 हमारे पास इनपुट्स आ रही है A B C और C, और ये C यहाँ पे आउट हो रहा है और ये D। अब आप यहाँ पे अपनी वैल्यूज़ दे लें कि A 1 है, B 1 है, C 1 है एंड C 1 है, D इज इक्वल टू A B एंड C। तो ये हमारे पास एक फुल एडर का फंक्शन था। अब हम इसी से, अब मैंने आपको कहा था लास्ट में, अब हम अपने मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स देखेंगे, अपने इंडस्ट्री इश्यूज देखेंगे कि हम इनकी जो गेम्स बन रही हैं, जो आप लोग जो है अपनी जो कंप्यूटर गेम्स खेलते हैं, जो और चीज़ें हैं, तो वो सारी की सारी कहाँ से जनरेट हो रही है, वो सारी की सारी आपकी कहाँ से लिंक हो रही है, वो सारी की सारी किस तरह आ रही है, वो यहीं से आ रही है। तो अब अपना नेक्स्ट देखते हैं, इसमें आइलैंड गोल्ड प्रॉब्लम। देयर इज़ गोल्ड ऑन द आइलैंड, इसको हम जी कहते हैं, ए इज़ अ नाइट, ए है, एंड देयरफॉर वी हैव ए एंड जी। अब यहाँ अपना रूल देखेंगे, ए इक्वल जी, ए इक्वल टू ए, जी ट्रू, जी और जी। तो ये हमारे पास एक आइलैंड का गोल्ड प्रॉब्लम है। अब हमने इसको प्रूव कर दिया, हमने इसको जी के साथ जो है वो मैथमेटिकल प्रूव कर दिया कि ये आपका आइलैंड बन रहा है, ये आपका जी का बन रहा है। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विवेलेंस जो है कि कुछ हमारे पास डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं इक्विवेलेंस की। वो प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं और वो किस तरह देखी जाती हैं वो देखें। कांस्टेंट और ट्रू, और सेकंड क्या है आपके पास यहाँ पे एसिमेट्री है। कांस्टेंट और ट्रू में क्या है कि ट्रू P देन P देन ट्रू P देन P देन ट्रू P देन P, और सिमेट्री में क्या है कि P इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू P देन P देन Q इज इक्वल टू P R एंड Q एंड P इज इक्वल टू P इज इक्वल टू P इज Q देन R एंड ट्रू P एंड ट्रू R और P इज इक्वल टू R। ये हमारे पास एक सिमेट्री प्रॉपर्टी है, इनको हम यूज करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं अपनी लिंक करके। अब यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट एक और छोटी सी केस स्टडी है या एग्जाम्पल कह लें आप कि रिप्लेस द टर्म विच इज रिपीटेड ऑड नंबर ऑफ टाइम्स बाय अ सिंगल अकरेंस ऑफ द टर्म
and any term which is repeated an even number of times by removing all occurrences। यानी ये अब छोटी सी एग्जांपल है, इसको फिर मैं इसको रीड करता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से ये समझ आ जाए। हम क्या कह रहे हैं कि रिप्लेस द टर्म विच इज़ रिपीटेड odd number of times by a single occurrence of the term and any term which is repeated an even number of times by removing all occurrences। अब इसमें हम क्या कहते हैं कि A is a knight, A says I am a knight, then A is equal to A since this is, अब ये देखें अब हम क्या कह रहे हैं कि A is knight, then A says I am a knight, तो हम इसको क्या कह रहे हैं, यहाँ पे हम इसको A कह रहे हैं। then A is equal to A since this is always true, no meaning full conclusion can be made। तो हम इस तरीके से जो अपनी कंक्लूजन फाइंड करते हैं कि अब यहाँ पे हम देखेंगे इसको हमने नाइट कह दिया, इसको हमने नाइट कह दिया, और यहाँ पे हम ये कहते हैं कि सिंस देयर इज ऑलवेज ट्रू नो मीनिंग फुल कंक्लूजन कैन बी मेड। ठीक है, तो अब यहाँ से हम इस तरह की स्टडीज़ को कर सकते हैं, लेकिन हम वो तब तक सही नहीं कर सकते हमें जब तक बेसिक रूल्स नहीं पता, हमें जब तक उसके रूल्स नहीं पता हम तब तक उसको ना इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ना ही उसको जो प्रेजेंट कर सकते हैं। हम देखें, हम कहते हैं A is a knight, A, B is a knight, A says I am the same type as B। यानी हम यहाँ देखें ना, हमने क्या कहा था कि which is repeated an even number of times by removing all occurrence, हमने ये बात की थी। तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि A is knight और दूसरा क्या कह रहे हैं B is knight। हम क्या कहते हैं A says I am the same type as B and A is equal to B, A is equal to A is equal to B and B person is equivalent टू द स्टेटमेंट, कि जो आपका पर्सन है वो आपकी किसी भी स्टेटमेंट के इक्विवेलेंट है। थिंक अबाउट दिस प्रॉब्लम लॉजिकली, इसको आप लॉजिकली अगर देखें तो A सेज आई एम द सेम टाइम एज B। ठीक है, तो ये हमारे पास डिफरेंट एग्जांपल्स हैं इंटीग्रेशन की, कि इंटीग्रेशन किस तरह हो रहा है, लिंक किस तरह हो रहा है, और हम इसको आपस में किस तरीके से मैनिपुलेट कर रहे हैं सिस्टम की इंटीग्रेशन के साथ। नेक्स्ट क्या है जी, सपोज A इज द प्रोपोजिशन। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं। हम यहाँ पे ये सपोज करते हैं कि A आपकी प्रोपोजिशन है एंड पर्सन A इज अ नाइट, जो पर्सन A है वो एक नाइट है, एंड सपोज A मेक्स स्टेटमेंट S, जो A है वो एक स्टेटमेंट बनाता है S, देन A इज ट्रू इज द सेम एज S ट्रू, जो A है वो ट्रू है सेम के जिस तरह S ट्रू है, दैट इज A इज इक्वल टू S। तो यानी अब ये देखें कि यहाँ पे जो हमने अपनी एग्जांपल ली है आइलैंड ऑफ नाइट्स और नेव की, हम क्या कह रहे हैं कि जो A है वो आपकी प्रोपोजिशन है और जो A है वो नाइट है, और A सपोज A मेक्स अ स्टेटमेंट S, देन A इज ट्रू इज द सेम एज S इज ट्रू, दैट इज A इज इक्वल टू S। तो अब आप ये देखें कि ये हमारे पास जो स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, ये आपको गिवन है। अब इसी को हम कंटिन्यू करते हैं, यानी ये जो लास्ट वाली एग्जांपल थी उसकी समरी थी। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है, नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो देखते हैं हम। अब देखिए जितनी आपकी स्टडीज़ करेंगे उतनी आपको ये चीज़ें समझ आएंगी, और इसलिए मैंने इससे पहले आपको फॉर्मल मेथड पढ़ाया, आपको सिंटैक्स समेटिव्स पढ़ाए, आपको रेगुलर एक्सप्रेशन करवाई, सारी चीज़ें लेके एट द एंड हम यहाँ इसलिए पहुँचे हैं कि अब हम आपको तमाम रूल्स का आइडिया, अब उन रूल्स को यूज़ करके आप यहाँ पे उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से आपकी इंटीग्रेशन है सिस्टम के साथ। तो नेक्स्ट क्या है कि लॉजिकल प्रॉब्लम ऑफ द डे, ए टूरिस्ट कम टू अ फॉर्क and the road where one branch leads to a restaurant and one does not। यानी अब यहाँ पे फर्स्ट जो हमारे पास है, हम क्या कहते हैं कि a tourist come to fork on the road, एक किला है एक रोड के ऊपर, where one branch leads to restaurant and one does not। a native of the island is standing at the fork, ठीक है, उस पे है और formulate a single yes no question that the tourist can ask such that the answer will be yes if the left fork leads to the restaurant and
अदरवाइज द आंसर विल बी नो। अब ये हमारे पास एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, ठीक है, एक केस स्टडी है कि हम जिसको सॉल्व करना चाह रहे हैं, और इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को और इस केस स्टडी को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे अभी देखते हैं। अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम सबसे पहले ये कह रहे हैं कि लेट क्यू बी द क्वेश्चन, कि अब जो हमारे पास हम इसमें ये अज्यूम कर रहे हैं कि जो क्यू है वो एक क्वेश्चन है, लेट ए बी द नेटिव इज अ नाइट, ठीक है। अब यहाँ पे हम ये भी अज्यूम कर रहे हैं कि जो ए है वो बी द नेटिव इज अ नाइट, लेट एल बी द लेफ्ट fork लीड्स टू द स्टेटमेंट, द रिस्पॉन्स to the question Q is yes is equivalent to Q is equal to A। यानी अब आप यहाँ पे देखें कि हम क्या बात कर रहे हैं कि the response to the question Q is yes is equivalent to Q A, so we require that L is equal to K is equal to A or Q is equal to L is equal to A। यानी अब आप ये देखें कि यहाँ पे जो हमारे पास स्टेटमेंट आ रही है, हम क्या कह रहे हैं कि L Q के बराबर है, Q A के बराबर है, एंड Q इक्वल टू L इक्वल टू A, ठीक है। अब हम देखते हैं इज द स्टेटमेंट दैट द लेफ्ट फोर्क लीड्स टू द रेस्टोरेंट इक्विवेलेंट टू योर बीइंग अ नाइट। अब यहाँ पे आप ये देखें कि इफ द स्टेटमेंट दैट द लेफ्ट फोर्क लीड्स टू द रेस्टोरेंट इक्विवेलेंट ऑन योर बीइंग अ नाइट, ये एक स्टेटमेंट है कि जो हम यूज़ कर सकते हैं कि जो आपका लेफ्ट फॉर्क है, जो इसको आपने लीड किया है, जिसको आपने नाइट किया है, तो ये हमने इसको प्रूव करना है, ठीक है। इज द स्टेटमेंट दैट द लेफ्ट फॉर्क लीड्स टू द रेस्टोरेंट इक्विवेलेंट टू योर बीइंग अ नाइट, ठीक है जी। अच्छा, अब क्या कहते हैं कि देयर आर टू नेटिव्स ए एंड बी, ए सेज बी इज नाइट एंड द, यहाँ पे तो हमने इस क्वेश्चन में तो सिंपल सा ये कह दिया एल क्यू ए और क्यू एल ए करके हमने सिंपल सा इसको सॉल्व कर लिया है। इसका एक और मेथड भी है, ठीक है, वो आप देखिएगा, उसको कर जगह सोचिएगा, अगर नहीं आए समझ तो नेक्स्ट क्लास में वो मेथड आपको बताऊंगा। हम इसको उस मेथड से भी फॉर्मुलेट कर सकते हैं और इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास कि देयर आर टू नेटिव्स A and B. A says B is a knight is the same as I am a knave. What can you determine about A and B? A statement is B is not equal to A, so we have A, B, and not A, and A not A, not B, false B, not B, and A question mark। यानी अब आप ये देखेंगे इसमें सारी की सारी जो आपकी चीज़ें बेस कर रही हैं वही लॉज हैं, वही मैथमेटिक्स है, वही आपकी जो प्रपोजिशन है, आपका जो प्रेडिकेट कैलकुलस है, हम उन्हीं को यूज़ करके इन तमाम क्वेश्चंस को, इन तमाम केस स्टडीज़ को, इन तमाम एग्जांपल्स को जो है सॉल्व कर रहे हैं। देन गोल्डन रूल, देन आपके पास जो इसमें गोल्डन रूल क्या है कि P एंड Q विच इम्प्लाइज P Q which implies P R Q, ये इसको हम कहते हैं गोल्डन रूल कहते हैं। देन आपके पास इम्प्लीकेशन है, इम्प्लीकेशन क्या है कि P which implies Q, then P which implies P and Q, P which implies Q and is equal to P R Q, ये आपके पास इम्प्लीकेशन है। अब आपके पास प्रॉब्लम क्या है, यानी यहाँ पे हमने ये दो रूल ऑब्जर्वर रखे, एक हमने गोल्डन रूल डिस्कस किया है और दूसरा हमने अपना इम्प्लीकेशन रूल डिस्कस किया है। इन दोनों रूल्स के ऊपर अब जो हमारे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो ये है, ए सेज इफ आई एम अ नाइट बी इज अ नाइट। अगर ए कहता है अगर मैं एक नाइट हूं तो बी भी नाइट है, ए ठीक है विच इम्प्लाइज बी, ए ठीक है विच इम्प्लाइज ए विच इम्प्लाइज बी, देन ए एंड बी, तो आंसर क्या आ गया, ए एंड बी आ गया। यानी अब अगर आप यहाँ पे देखें तो ये आपने इस रूल को यहाँ पे यूज कर लिया, ठीक है। तो अब ये जितने भी रूल्स हैं इन रूल्स को आप यूज करके, ठीक है, लेकिन जब तक आपको रूल्स का आइडिया नहीं है, आपको इन चीज़ों का आइडिया नहीं है, तब तक आप इन तमाम को सॉल्व नहीं कर सकते।
नेक्स्ट जो हमारे पास प्रॉब्लम है कि लॉजिकल प्रॉब्लम ऑफ द डे, हम इस प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। 3 ऑफ द inhabitants A, B and C were standing together in a garden। ठीक है जी, अब हमारे पास क्या है, A, B और C है, वो एक गार्डन में एक साथ खड़े हुए हैं। A stranger passed by the asked A, are you a knight or a knave? क्या तुम नाइट हो या नेव हो? A answered but the stranger could not understand। A उस पर आंसर देता है उसको, लेकिन वो उसको समझ नहीं सकता। The stranger then asked B, what did A say? B replied, B कहता है कि A said that he is a knave। At this point C said, don't believe B is lying। अब उसी टाइम साथ ही बोलता है C कि इस पे यकीन मत करो, B झूठ बोल रहा है। ठीक है, What A, B and C, अब इसमें A, B और C क्या है? ठीक है जी, अब ये हमारे पास क्वेश्चन है कि इसमें A, B, C जो है वो गार्डन में खड़े हुए हैं। एक आपका स्ट्रेंजर पास होता है, वो A से पूछता है कि आप नाइब हो। ठीक है, वो आंसर देता है, उसको समझ नहीं आती। B के फिर जो इसमें C है वो कहता है कि भाई B की बात पे तुम इत्मीनान मत करो, वो झूठ बोल रहा है। अब हमने फाइंड क्या करना है कि व्हाट A, B एंड C, इसमें A, B और C क्या है। B स्टेटमेंट इज A, वो नेगेट कर रहा है A को, ये सिंबल आपका नेगेशन का हमने कल पढ़ा था। देन C स्टेटमेंट ये B को नेगेट कर रहा है। सो वी हैव, आप इस गिवन डाटा के ऊपर, ये जो डाटा गिवन है, इस गिवन डाटा के ऊपर हम क्या कहते हैं कि B A, ठीक है, नेगेट A एंड C नेगेट B, देन नेगेट B एंड, अब यहाँ पे आपने जो अब वो लॉज है वो आप साथ साथ इस पर यूज करते जा रहे हैं। C नेगेट B, B एंड C, ठीक है, नेगेट B एंड नेगेट B, देन B एंड C, देन नेगेट B और देन B एंड C और देन आपके पास नेगेट आ गया। तो ये हमारे पास इशू था। फिर हम देखते हैं A says either I'm a knave or B is knight। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है कि A क्या कहता है कि या इस पे मैं नेव हूँ या B इज अ नाइट है। हम क्या कहते हैं A नॉट A और B, A नॉट A इज गुड फॉल्स, और B A और B इज फॉल्स, और B एंड A और B इज गुड B एंड A एंड B। तो इसमें ये हमारे पास इसका प्रॉब्लम है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट कंसेप्ट आता है, यानी आप ये देखें कि यहाँ पे हमने जितनी भी केस स्टडीज़ की हैं, ठीक है, उन सारों के साथ हमारे पास जितने भी रूल्स हैं, हमने उन तमाम रूल्स को इम्प्लीमेंट किया, उन तमाम रूल्स को लिंक किया, और लिंक करने के बाद हमने अपनी डिफरेंट केस स्टडीज़ को जो है डिप्लॉय किया। और मेरे ख्याल हमने काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल्स की है। अब आपको ये चीज़ें बड़ी अच्छी तरह समझ आनी चाहिए। आप इन एग्जांपल्स को बार बार करें, तब आपका विजन जो है वो ज़्यादा क्लियर होगा कि हम इसको किस तरह यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है कंडीशनल करेक्टनेस। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास है कंडीशनल करेक्टनेस का P, S और Q। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे कि कंडीशनल करेक्टनेस क्या होती है, वो किस तरीके से यूज़ होती है। ठीक है, कंडीशनल करेक्टनेस का इंडस्ट्री में क्या यूज़ है, इम्प्लीमेंटेशन क्या है। ठीक है, तो अभी मैं आपको आज वाली क्लास में सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। हम नेक्स्ट क्लास में यहीं से इसको इन डिटेल डिस्कस करेंगे कि कंडीशनल करेक्टनेस क्या है। तो कंडीशनल करेक्टर में आप देखें कि हम यहाँ पे क्या अज्यूम कर रहे हैं कि P ये हमारे पास एक इसकी इनिशियल स्टेट है, ये S है, ये सेट ऑफ सर्टेन प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस है, और ये Q है जो हमारे पास फाइनल स्टेट है। हम इसमें क्या करते हैं कि एक्सप्रेसेस द कंडीशनल करेक्टनेस ऑफ S, बाइनरी सर्च हम कहते हैं, जिसमें हमारे पास क्या है कि जो भी हमारी प्री कंडीशन है विच इम्प्लाइज array must be in sorted form, which means that in order to work this। ठीक है, अब हम यहाँ पे अपनी बाइनरी सर्च कर रहे हैं जो इसमें हमारी प्री कंडीशन है। अब क्या कह रहे हैं कि इसमें जितनी भी आपकी रेज है मस्ट बी इन सॉर्टेड फॉर्म, विच मीन्स दैट इन ऑर्डर टू वर्क दिस प्रोग्राम प्रॉपरली वी नीड टू स्टार्ट विद द गिवन कंडीशन। ये, और इसमें जो हमारे पास पोस्ट कंडीशन होगी, एक तो हमारे पास आ गई प्री कंडीशन आ गई, और इसमें जो हमारे पास पोस्ट कंडीशन होगी वो क्या होगी, इफ द की इज
present, then you will get the index. अब आप index get करते हैं. If the key is not present, then you will get some value which will tell you that the key is not present. Desired output, यानी key present नहीं है और वो आपकी desired output क्या है. If we start with P and ended with Q, then our program is conditionally correct. यानी अब इसमें जो हमारे पास आप देख रहे हैं कि जो कंडीशनली करेक्टनेस है ये बेस कर रही है एक इनिशियल स्टेट्स के ऊपर, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के ऊपर और फाइनल स्टेट के ऊपर. यानी इसमें ये 3 चीज़ें हैं. ठीक है, फिर इसमें हमारे पास कुछ प्री कंडीशंस भी हैं और फिर इसमें हमारे पास कुछ पोस्ट कंडीशंस भी हैं. प्री कंडीशंस के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, पोस्ट कंडीशन की अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस है, सर्टन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है. उसकी बेसिस के ऊपर हमने अपनी स्टेट चूज़ करनी है कि हमारे पास कौन सी स्टेट है, हमने उन स्टेट को लिंक किस तरह करना है और सारी जितनी भी पॉसिबल स्टेट्स हैं वो हमने सारी की सारी किस तरह फाइंड करनी है. तो ये जो हमारे पास टॉपिक है कंडीशनल करेक्टनेस का, इसको इंशाल्लाह ताला हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको यहीं से स्टार्ट करेंगे और इन डिटेल डिस्कस करेंगे. तो आज के लेक्चर में हमने बहुत सी एग्जांपल्स की है, बहुत सी केस स्टडीज़ की है, बहुत सी प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखी है. तो ये वो सारी चीज़ें थी कि जो फॉर्मल मेथड्स में इंडस्ट्री के साथ लेके, यानी हमने अभी तक जितनी चीज़ें पढ़ी थी अपनी, ठीक है, उन तमाम चीज़ों को अब हमने इम्प्लीमेंटेशन आज उसकी देखी है कि मार्केट में, इंडस्ट्री में उनकी क्या एग्जांपल्स है, रियल एग्जांपल्स क्या है. हम उसको आपने देखे कि हमने उसको इन द फॉर्म ऑफ लॉजिक देखा है, इन द फॉर्म ऑफ केस स्टडीज़ देखा है, इन द फॉर्म ऑफ हमने डिफरेंट गेम्स देखा है. तो आप इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह करें. उसमें हमने 1-2 केस भी डिस्कस किए हैं कि यहाँ से किस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं, किस तरीके से प्रॉब्लम्स आ सकते हैं. तो इंशाल्लाह ताला हम अपनी नेक्स्ट क्लास में यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि कंडीशनल करेक्टनेस क्या होती है और इसकी डिप्लॉयमेंट क्या है. ये इंशाल्लाह ताला हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.